जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन श्रवण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी सीरीज के अंतर्गत चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है और बिहार एसएससी एडुटेरिया के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 2025 के लिए, उसी में सेट 1 का जो है हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पाइप एम एक जलाशय को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप एन इसे 15 मिनट में भर सकता है। पाइप ओ इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप एम और एन को शुरुआत 6 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और पाइप ओ को भी 6 मिनट के अंत में खोल दिया जाता है। जलाशय कितने समय में खाली हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, दो पाइप है एम और एन जो कि भर रहा है, ठीक है, और वो क्या है, ये खाली कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम तीनों पाइप को पहले देखते हैं क्या क्या है। एम, एन और ओ, ठीक है। तो एम क्या है 12 मिनट में और एन क्या है 15 मिनट में और ओ जो है हमारा 6 मिनट में। ये आउटलेट पाइप है, ये खाली करने वाला है यानी माइनस है, और ये दोनों क्या है भरने वाला है यानी प्लस। अब कहता है कि एम और एन को जो है 6 मिनट के लिए खोला जाता है शुरुआत में। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टर जो भी दोनों चैप्टर का हिसाब हो, उसमें सबसे पहले वर्क को ढूंढिए। काम को ढूंढना बहुत जरूरी होता है। काम हमें क्या करवाना है ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले उसी को निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है उसका सभी का हम लोग एलसीएम यहाँ पे देखेंगे। तो 12, 5, 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 60, यानी 60 भाग हमको काम करवाना है। यानी 60 भाग जो भी रहे यहाँ पे भरने का काम कर रहा है, पानी भरने का, तो 60 भाग पानी भरवाएं। अब इसी से इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो भाग देंगे तो 12 पचे 60, 5 इसका निकलेगा, ये 15 चौके 60 निकलेगा और ये छेद है 60। अब जो है क्या हो रहा है, तो शुरुआत 6 मिनट खोलेंगे कौन को, एम और एन को, जो कि भरने वाला है। तो दोनों भरेगा क्या, तो ये 5 भाग भरेगा और 4 भाग भरेगा यानी कि 9 भाग। आज 6 मिनट चलेगा, है ना। 6 मिनट चलने के बाद क्या भरेगा, तो 1 मिनट में दोनों 9 भाग भरेगा और 6 मिनट में हमारा क्या भर देगा, 9 छक 54, यानी 54 भाग हमारा भर देगा, ठीक है। 54 भाग भरने के बाद अब क्या है, अंत में जो है कहता है ओ को भी 6 मिनट के अंत में खोल दिया जाता है। तो अब आइए देखिए, ये जब मतलब तीनों क्या होगा स्थिति, जब तीनों खुला हुआ रहेगा तो हम लोग क्या स्थिति बनेगा, टंकी भरेगा या खाली होगा ये देखेंगे। तो 5 और 4 9, ये भरने वाला है और ये 10 क्या है खाली करने वाला है। ये अगर तीनों खुला हुआ रहेगा तो क्या होगा, टंकी जो है हमेशा खाली ही रहेगा, क्योंकि खाली करने वाला का जो है इफिशियंसी अधिक है। अर्थात तीनों अगर खोलेंगे तो 10 माइनस 9 यानी 9 लीटर जो दे रहा है वो तो खाली करेगा ही, अब प्लस एक और जो है टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसका भी एक भाग जो है 1 मिनट में वो खाली कर देगा। तो इस तरह से यानी कि जो है अब क्या होगा, तो ये एक भाग खाली करेगा, यानी कि ये जो टंकी 54 भाग पहले से भरा हुआ है इसको जो है अब खाली करना स्टार्ट कर देगा, है ना। 9 भाग जो दे रहा है वो तो निकालेगा ही पानी, और प्लस एक भाग जो है जो भरा हुआ पहले से है उसको भी निकालना स्टार्ट कर देगा। अर्थात जो समय लगेगा 54/1 भाग, यानी 54 भाग जितना देर में खाली करेगा वही समय जो है खाली करने में लगेगा जलाशय को। यहाँ जलाशय है, सॉरी टंकी नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा 54 मिनट, यानी कि 54 मिनट में वह जलाशय खाली हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन जो जाएगा सी। बस इतना ही यहाँ पे समझना था कि जो पहले से भरा हुआ चीज है ना, जल भरा हुआ है उसी को खाली करेगा। तो क्या करेगा, ये दोनों चल रहा है तो ये भी 9 भाग दे रहा है, ठीक है। तो 9 भाग को माइनस करके जो बाकी बचेगा उसका क्षमता उसी से भाग दे देंगे ये पहले जो भरा हुआ है उसमें, है ना। तो 54 मिनट इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है ना, और 11 वर्ष बाद अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में जो है
जो है एज से संबंधित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, जो है कोई भी आदमी जितना छोटा बड़ा रहे, यानी छोटा बड़ा, है ना, या फिर उसको क्या कहते हैं, आयु का अंतर। एज के प्रश्नों में ये हमेशा याद रखिए, छोटा बड़ा या आयु का अंतर हम लोग कहते हैं, जनरल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, छोटा बड़ा, है ना। तो जो भी आदमी जन्म से जितना छोटा बड़ा रहता है, आयु के साथ बढ़ने के साथ साथ भी उतना ही छोटा बड़ा होता है ना। यानी आयु का अंतर हमेशा उसका उतना ही रहेगा जितना जन्म के समय है। बस यही कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है, यानी कि आपका बड़ा भाई अगर 10 वर्ष बड़ा है तो हमेशा वो 10 वर्ष ही बड़ा रहेगा, क्योंकि है क्या, दोनों मतलब समय के साथ जो है छोटा बड़ा आदमी जो भी है वो दोनों एज के साथ चलता है। तो ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे। आइए, यहाँ पे क्या है, शिव कुमार है और दिलीप कुमार है, ठीक है। और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 9:10। और फिर जो है ये कहता है कि ये प्रेजेंट है, वर्तमान का, और 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष के बाद आयु क्या होगा, जुटेगा, है ना। 11 वर्ष के बाद जो है उसका आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 10:11। अब देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ क्या पता करना है, यहाँ पता ये करना है कि रेशियो तो जो भी है, लेकिन छोटा बड़ा वही, आयु का अंतर देखेंगे कि समान है कि नहीं। तो ये सपोज दैट 9 वर्ष का है तो ये क्या 10 वर्ष का है, यानी कि अंतर कितना है, 1 वर्ष का। ये 10 वर्ष का है तो ये 11 वर्ष का है, यह अंतर 1 वर्ष का, यानी दोनों जगह अंतर समान है। यानी ये क्वेश्चन का पैटर्न सही बैठा हुआ है। अगर अंतर समान नहीं होता तो हम लोग क्या करते, इसको समान करते, ठीक है। तो चलिए, अब जो है अंतर समान है, तो अब जो है हम लोग देखते हैं दूसरी स्थिति को, कि प्रेजेंट से आफ्टर में आने के लिए, यानी आफ्टर में आया ये, तो क्या होगा, आयु प्लस होगा, बढ़ेगा। तो प्लस कितना होगा, 11 वर्ष इधर से होगा, लेकिन रेशियो में क्या हो रहा है, तो रेशियो में हमारा +1 हो रहा है। चलिए, ये भी सही है। और 10 से ये 11 हो रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में हमारा सही हो, जब अंतर समान कीजिएगा तो दोनों का स्थिति भी समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो 1 का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 11 वर्ष, यानी रेशियो से 1 वर्ष बढ़ा, लेकिन जो है वर्ष में कितना बढ़ा, तो 11 वर्ष। तो इसका मतलब रेशियो 1 का मान 11। अब पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु। अब रेशियो 1 का मान निकल गया, तो यहाँ से आप गुना करके निकाल दीजिए। गुना 11 करेंगे तो क्या हो गया, 11 99 वर्ष, और यहाँ 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 110 वर्ष। यानी कि जो है वर्तमान आयु 99 वर्ष और 110 वर्ष था, जो कि ऑप्शन आपका ये डी कर लीजिए, इसको डी जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 यानी 2613 हो जाती है। साधारण दर पर कितने वर्ष में यह धनराशि ₹3015 हो जाएगी। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मूलधन निकालेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे, है ना। इस तरह से जो हम करके निकालेंगे, लेकिन उसमें करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आइए हम लोग इसको जो है परसेंटेज से देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे एसआई परसेंट पहले हम लोग देखेंगे। एसआई परसेंट तो क्या हो जाएगा, 5% गुने 6, एसआई परसेंट यही हो गया। यानी टोटल एसआई परसेंट जो है 30%, यानी ब्याज हमको क्या मिला, 30% टोटल मिला। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, 100% होता है ना। तो 100%, तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 100 जोड़ 30 यानी कि 130%, है ना। और यहाँ हो रहा है बढ़ करके 2613, यानी ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, 2613 का मान 130% के बराबर होगा, या 130% बराबर 2613 होगा। हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2613 बराबर 130%, है ना। अब जो है 1% का मान निकालना, एक का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 130 अब बटे 2613, ठीक है। अब जो है हमको चाहिए क्या, 3015 का वैल्यू चाहिए, ये राशि धनराशि बढ़ना है, तो ये क्या भी अमाउंट है ये भी, तो 3015 का हमको वैल्यू चाहिए। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा, 130 बटे 2613 अगुने 3015,
ठीक है। अब इसको हम लोग जो है काट खोट कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। आइए, 13 दहें 30 से, और 13 दूना 26, और क्या हो गया, एक नहीं जाएगा, जीरो, 13 एकम 13, 201, और ये क्या है 5, और 200 एकम 200, यानी बचेगा कितना 100 और 15, ठीक है, 5 कट जाएगा, ये 15 मरते में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास परसेंट वैल्यू जो निकल के आया, कितना निकल के आया, 150%। 150% निकल के आया, क्या, अमाउंट टू, अगर इसको कहें तो अमाउंट टू हमारा 150% निकल के आया। तो इससे हम लोग एसआई परसेंट निकाल सकते हैं, चूंकि हमारा मूलधन क्या होता है 100% होता है। तो 100% इसमें माइनस कर दें तो हमारे पास एसआई परसेंट क्या निकल के आएगा, एसआई परसेंट जो निकल के आएगा 50%, है ना। और 50% में जो है हमारा दर क्या रहना है, दर पहले के अनुसार रहना है 5%। तो इसका मतलब 5% दर है, तो हमारा जो है समय क्या लगा होगा, 10 वर्ष लगा हो, 10 × 50% होने के लिए 5% के दर से 10 वर्ष रहेगा, तो हमारा 50% लगेगा। यही 10% जो है आपका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग परसेंटेज से जाते हैं, तो जो है 2 लाइन में आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें तो हम लिख कर बताया आपको समझने के ख्याल से, लेकिन हमारा क्या है, 126 13 बराबर 130% करेंगे तो 30 15 बराबर करेंगे, 130/26 13 गुना 30 15, ये काट खोट करेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा। तो मेन इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पस यही था कि परसेंटेज से वैल्यू हम लोग कैसे जो है निकाल करके उसको टाइम कैलकुलेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये 2 वर्ष है, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% सालाना ब्याज पर क्या है 1,56,250 जमा किए। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती तो 2 वर्ष के अंत में ए के खाते में कितना अधिक धनराशि होता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और इसमें करना क्या है, तो कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पे ये जमा किया, और अगर वही धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा होता तो क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट पहले वही एसआई परसेंट और सीआई परसेंट देखेंगे। तो एसआई परसेंट अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 16% आएगा, है ना। और वही सीआई परसेंट अगर देखेंगे तो सीआई परसेंट आपको निकालने आना चाहिए था, है ना। 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 2 × 8 यानी 16, और प्लस फिर क्या करेंगे, अठी अठी 64 यानी 0.64, यानी 64 में जो है 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा जुट करके क्या हो जाएगा 16.64%। तो कहने का मतलब है पहले साधारण ब्याज पे किए होंगे तो 16% मिल रहा होगा, और अब क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर जमा करते तो 16.64% मिलता, यानी हमको अधिक क्या मिलता, है ना। ये दोनों में डिफरेंट क्या होता, तो 0.64% का डिफरेंट होता, यही हमको अधिक मिलता, ठीक है। तो आइए हम लोग 0.64% का मान निकाल दें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1,56,250, ये 100% का मान है, क्योंकि ये मूलधन है तो ये 100% का मान होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं तो क्या है, 100% का मान 1,56,250, यानी ये 100% का मान हो गया, और गुना 0.64% कर दें तो हमारा जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वो जो है 64% का मान निकल जाएगा, यानी जो अधिक हम लोग को मिलेगा यही मिलेगा। आइए इसको काट खोट थोड़ा सा कर देते हैं। आइए देखिए, दशमलव से पहले इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो कर देते हैं, ठीक है। और इसको जो है यहाँ परसेंटेज लिखना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि परसेंटेज तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 × 16 = 64, और 4 × 25 = 100, है ना। और इसको भी 4 × 4 = 16, 4 × 25 = 100, ठीक है। अब 25 से ये कट जाएगा हमारा, 25 × 6 = 150, 25 25 से 625 और जीरो, फिर 25 से ये काट दीजिए, कितना मरते 25 25 से 625, एक जीरो और आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम गुना करके अब जो है रिजल्ट दे देंगे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर 25 × 4 यानी 1,100, और एक जीरो और बैठ जाएगा यानी 1,000। इस तरह से हमको 1,000 रुपये अधिक मिलता है, ठीक है। काटना भी आसान है, हालांकि डिजिटल सम भी लगाया जा सकता था, क्योंकि सबका डिजिटल सम अलग अलग है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम आपका 1 है, 2 है, ये 5 4 9, ये इसका 5 हो जाएगा, 7 4 11 12, इसका 3 हो जाएगा। डिजिटल सम भी लगा करके आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए ठीक है,
काट-खोट भी यहाँ कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं था। आइए, 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की एक टॉम ने। अपनी कुल यात्रा में उसने पहला भाग 40 किलोमीटर की चाल से और शेष क्या है 55 किलोमीटर की चाल से ट्रेन से तय किया। उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की? ठीक है, देखिए 2 भाग में ये कर रहा है, एक 40 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, दूसरा 55 किलोमीटर। और पहला जो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, 6 घंटे में 285, यानी टोटल 285 किलोमीटर यात्रा कर रहा है 6 घंटे में। तो यहाँ से टोटल एवरेज स्पीड यहाँ से पता हो जाएगा, है ना। जब एवरेज स्पीड और दो अलग अलग चाल रहे तो हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन लगा देते हैं। ये तो इतना तक सही है। अब लेकिन जो है रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, क्वेश्चन इसीलिए हम उठाएं। चलिए देख लेते हैं पहले। तो एवरेज चाल निकाल लेते हैं। 6 चौके 24, 4 28, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 पचे 30, यानी एवरेज जो स्पीड उसका क्या निकलेगा, 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला क्या चला 40 के एवरेज से, दूसरा क्या चला ट्रेन से 55 के एवरेज से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो यहाँ पे जो है रेशियो में क्या आएगा, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी आपको समझ में आता है कि क्या यहाँ निकलता है। तो यहाँ जो भी निकलता है, यहाँ जो है टाइम का रेशियो निकलता है, और इसी में हम लोग गलती करेंगे तो जो हिसाब गलत दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी निकलेगा ये टाइम का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते। तो 55 में से 47 घटाएंगे, 47 8 55 8, 8 में से आधा चला जाएगा यानी 7.5। ठीक है, और ये क्या निकलेगा 47, 47.5 में से 40 घटेगा तो ये भी 7.5, यानी कि दोनों का रेशियो जो निकल के आया 1:1। और ये रेशियो क्या चीज का निकल के आया, ये रेशियो जो हमारा टाइम का निकल के आया। तो हमारे अनुसार कुल टाइम कितना है, 2 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कुल टाइम हमारा 6 घंटा है। तो 2 बराबर 6, इसलिए रेशियो 1 बराबर क्या हो गया, 3 घंटा। अर्थात दोनों क्या है, 3-3 घंटा चला होगा, है ना। 3-3 घंटा दोनों चला होगा। तो 3-3 घंटा चला है, 40 के स्पीड से ये चला तो 3 घंटा, और 55 के स्पीड से ये चला तो 3 घंटा। तो पूछा जा रहा है दूसरा, यानी कि ट्रेन की चाल, ट्रेन से कितना दूरी तय किया। तो ट्रेन से दूरी जो तय किया 165 किलोमीटर, ये आप गुना करेंगे तो 165 किलोमीटर आ जाएगा, और ऑप्शन जो जाएगा बी। तो मेन पर्पस था यहीं पे, रेशियो जो निकलता है यहाँ पे टाइम का निकलता है। उसी तरह से जो है एसपीसीपी में लेते हैं, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में लेते हैं, तो यहाँ क्या लेते हैं, हमेशा क्रय मूल्य लेते हैं, और रेशियो क्रय मूल्य का ही निकलता है ना। साधारण ब्याज में जो है इस तरह से लेते हैं, ब्याज अलग अलग रहता है, एवरेज ब्याज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पे जो निकलता है वो रेशियो क्या निकलता है, प्रिंसिपल का निकलता है। इसी तरह से चीजें होता है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन, मेरे पिताजी मुझसे वर्तमान में 25 साल बड़े हैं। 5 साल पहले हमारी उम्र का योग 39 साल था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट है ना। फिर छोटा बड़ा का है, तो आपको बता चुके हैं कि छोटा बड़ा जो है हर समय क्या रहेगा, हमेशा जो है बराबर रहेगा। तो 25 साल वर्तमान में क्या है बड़े हैं, तो 5 साल पहले क्या होंगे, कम थोड़े रहेंगे, वो 25 साल ही बड़ा रहेंगे, है ना। तो 5 साल उम्र का योग क्या था, 39 था। तो 25 साल का डिफरेंस, तो पहले 25 साल को हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 14 साल। और 14 साल जो है उम्र 5 वर्ष पहले है, क्या है दोनों का है। तो दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं, पिताजी और उसके पुत्र को देखते हैं। तो पुत्र होगा, है ना, पुत्र। तो पिताजी और पुत्र, तो पिताजी 25 वर्ष बड़ा है तो ये निकाल दिए। तो अब जो 14 बचा ये दोनों बराबर हो गए 7-7 साल का, है ना। और पिताजी 25 साल का बड़ा थे तो 25 साल इनको अधिक कर देते हैं, तो 25 साल 32 साल हो गया, और ये 7 साल का हो गया। ठीक है, इसमें तो कुछ बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो ये हमारा 32 साल और 7 साल क्या रहा, 5 साल पहले का उम्र। अब जब वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा, उम्र जुड़ता है वर्तमान में आने के बाद, है ना। तो ये उम्र जुड़ जाएगा 5 साल, कितना 5 साल पहले था तो 5 साल जुड़ जाएगा, तो 32 5 37 साल, और ये भी 5 साल जुड़ जाएगा, तो ये कितना का हो जाएगा, 12 साल का। यानी पिता वर्तमान में 37 साल का है और पुत्र 12 साल का है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जो जाएगा सी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इसमें कुछ नहीं बनाना था। आपको कॉन्सेप्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, तो जो है आप बिना पेन
का भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के इस प्रकार हैं कि उसकी संख्या का गुणनफल जो है 135 है और कुल राशि 165 है। सभी 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य क्या होगा? आइए एक प्रश्न भी देखिए अच्छा है। देखिए क्या-क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। हम जितने भी प्रश्न हैं सभी में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जिसके कारण जो है प्रश्न को हम जल्दी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे वही चीज़। तो क्या है 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। ध्यान दीजिएगा। तो 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का और पूछा क्या जा रहा है? आपको 10 रुपए का सिक्का पूछा जा रहा है। तो आइए यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0 है और इसको किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या देगा? लास्ट में जो है हमको रिजल्ट 0 देगा। यानी लास्ट में जो इसका अंक आएगा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, है ना? ये आप समझ चुके होंगे। 10 को अगर 9 से गुना करें, 2 से गुना करें, 3 से गुना करें, किसी से भी गुना करेंगे तो लास्ट में ये 0 देगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो हमारा 2 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन के जो भी दिया हुआ है यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए यूनिट डिजिट, तो इसलिए ये दोनों नहीं होगा और ये दोनों होगा। अब 50% जो है खत्म हो गया। अब 50% 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना है तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आइए अब कहता है कि जो है बैग में कुल राशि 165 है। सभी रुपयों के 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू, यानी 10 रुपया का सिक्का अगर 90 रुपया होगा तो किट होगा तो 9 गो होगा और 9 गो होगा तो ये क्या हो गया 90 रुपया बन जाएगा, है ना? 90 बन जाएगा। ठीक है। तो 9 गो ये अगर होगा तो हमारा क्या है गुणनफल जो है 135 दिया हुआ है। तो 15 35 से यानी ये कितना होगा 15 होगा। अब 15 होने का मतलब ये 75 रुपया हो जाएगा और ये हमारा कितना हो गया 90 रुपया। अब दोनों जोड़ करके क्या होना चाहिए 165 होना चाहिए। तो देखिए दो जोड़ के 165 है क्या? तो बिल्कुल 165 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा। ये कुछ नहीं था, इसमें बनाने लायक कुछ नहीं था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना था और ये चीजें लॉजिक बेस्ड था, इसको बस इतना में ही क्लियर हो गए। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। एक कार निर्धारित समय में 4 घंटे देरी से निकलती है लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ता है। कार की सामान्य चाल क्या है? देखिए ये क्वेश्चन को इसलिए लाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकलती है। तो जनरली क्वेश्चन में क्या रहता है 4 घंटे देरी से पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे देरी से निकलना तो चीज दोनों वही है। 4 घंटे देरी से निकले या 4 घंटे लेट पहुंचे। तो लेट तो किए कहीं पे, तो हम क्या किए पहले लेट कर दिए, है ना? पहले लेट कर दिए और वहां होता था क्या रास्ते में लेट होता या बाद में पहुंचते थे, है ना? तो ये दोनों स्थिति में चीज वही है, सिर्फ कहने का यहाँ पे जो है लैंग्वेज बदल गया है ना? कहने का तरीका बदल गया है। यानी 4 घंटे देरी से निकले या 4 घंटे लेट पहुंचे, बात वही हुआ। तो यहाँ पे वही चीज है, बस इतने पे ही सिस्टम है। यानी कि दोनों के पहुंचने में 4 घंटे का अंतर हुआ। ये देरी होने का मतलब अंतर है या जल्दी पहुंचने का मतलब भी अंतर ही होता है। तो हमको चलना कितना है 480 किलोमीटर। मान लीजिए पहले एक्स चाल से चल रहे थे और अब क्या है चाल बढ़ा दिए तो जल्दी पहुंचेंगे, तो यानी 480 और x प्लस 10 हो जाएगा। तो ये समय निकला, दूरी बटे चाल समय निकल गया और अंतर क्या दिया हुआ है हमारा 4 घंटे का। अब जो है ऐसे प्रश्नों में जो हम लोग जब नीचे x वेरिएबल आ जाए तो हम लोग जो है ऑप्शन का सहारा लेते हैं और ऑप्शन से आसानी से हो जाता है। तो आइए हम लोग देते हैं 40। 40 से ये कटेगा लेकिन 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50। 50 से ये नहीं कटेगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। 60 से ये कट सकता है लेकिन 60 10 70, 70 से ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 30 देखते हैं तो 30 से ये कट जाएगा और 30 10 40, 40 से ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब है 30 अगर रखेंगे यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 3 48 यानी 16, है ना? ये 16 हो गया और यहाँ पे 30 10 40 रखेंगे, है ना? 30 जोड़ 10 40 यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 चौ 48 यानी कि 12 और 16 12 का अंतर जो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं था, मेन यहाँ था ये लैंग्वेज थोड़ा सा इसी को हम लोग को देखना था, है ना? 4 घंटा देरी पहले से निकलते हैं या बाद। आइए यहाँ पे है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये क्वेश्चन। 2000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2880 रुपये हो जाती है। ये अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। हो जाती है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना होगा? इसका भी कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो तुरंत हिसाब बन जाएगा, नहीं तो फिर जो है आप जो है फॉर्मूला को लगाते रह जाएंगे। ठीक है क्या यहाँ पे, है ना? अमाउंट बटे प्रिंसिपल करना है
और इसका क्या करना है, 2 वर्ष के लिए है तो रूट अंडर कर देना है। आइए, तो अमाउंट कितना है हमारे पास 2880, अब बटे क्या हो जाएगा 2000, ठीक है, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, इसका रूट अंडर। अगर 2 वर्ष है तो रूट अंडर करेंगे, 3 वर्ष रहता तो क्या करते, घनमूल कर देते, है ना, यानी कि जो है क्यूब रूट, ठीक है। और उसी तरह से फिर 4 वर्ष के लिए रहता तो 4 का रूट करते, ठीक है। तो आइए यहाँ पे फिर काट के देखते हैं, ये किसी ना किसी से जो कटेगा, 2 से काटेंगे तो 144/100, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12/10, अर्थात ये 12 क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल है, तो हमको चाहिए क्या, ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज का दर। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा, दो ब्याज मिला कितने पे, 10 पे, तो 100 पे क्या मिलेगा, तो 100 पे यही मिलेगा 20%, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और ये निकला कहाँ से, तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ए बराबर पी गुने 1+r/100 पर पावर टी, इसी से निकला हुआ ये चीज है ना। ये देखेंगे तो ए बटे पी हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा 100+r, ये हो गया, बटे 100 पर पावर टाइम बराबर, तो इसी से निकला हुआ चीज है ये। तो चलिए, सभी कॉन्सेप्ट से ही निकला हुआ चीज होता है, वैसा कुछ अलग कुछ नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है ए और बी किसी काम को 15 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, है ना। बी को शेष काम पूरा करने में, तो सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम पहले काम को ढूंढते हैं, तो ए 15 दिन में और बी क्या है 30 दिन में। तो काम क्या करवाना है, 30 काम करवाना है, एफिशिएंसी 2, इसका कितना 1 हो गया। अब दोनों क्या है 3 दिन बाद काम छोड़ता है, शुरू किया तो 3 दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब दोनों 3 दिन तक साथ काम किया होगा। तो दोनों 3 दिन तक साथ काम करेगा तो क्या करेगा, इसका एफिशिएंसी 2 है और इसका एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों का एफिशिएंसी 3, और 3 दिन तक काम किया तो यानी कि 9 काम कर दिया, तो 30 में से 9 कर दिया तो बचा कितना 21 काम, और 21 काम किससे करवाना है, ये काम करवाना है आपका बी से, तो बी का एफिशिएंसी 1, तो एक दिन में 1 भाग कम करता है, तो 21 भाग काम करने में उसको क्या समय लगेगा, 21 दिन लगेगा, अर्थात ऑप्शन कहें तो बी। चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।